नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद के इस YouTube चैनल पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो अपना थर्ड लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन वो प्रारंभ किया था। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था कि आपका जो सेल का जो ईएमएफ है वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, यानी सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात ई सेल कैसे ज्ञात करते हैं। और उसमें हमने देखा था कि सेल का जो अपन ई सेल ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम मानक अपचन विभव का उपयोग करते हैं। और मानक अपचन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि मानक ऑक्सीकरण विभव अगर आपको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब उसका चिन्ह बदल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मानक अपचन विभव प्राप्त हो जाएगा। ये सारे इजी लेक्चर था, पिछली कक्षा में हम उसको हमने कंप्लीट किया। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक तो सेल का जो ई सेल यानी सेल का ईएमएफ होता है और एक गिब्स ऊर्जा, उसको लेकर बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नैनसर्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे कि नैनसर्ट समीकरण का व्युत्पन्न कैसे होता है, उसको अपन कैसे व्युत्पन्न करते हैं और किस प्रकार के जो प्रश्न है उनसे हमें पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में बात करते हैं और जो कार्य होता है उसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई भी जो सेल होता है, कोई भी सेल होता है उसके अंदर जो भी कार्य किया जाता है वो किस प्रकार से होता है। तो सेल में जो कार्य किया जाता है तो अपन कह सकते हैं कि सेल में किया गया जो कार्य होता है, सेल में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, प्रवाहित धारा। सेल में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा इनटू सेल के ईएमएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी सेल में जो कार्य किया जाता है, किसी भी सेल में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, उस सेल में प्रवाहित धारा और सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, किसी भी सेल में किया गया कार्य सेल में प्रवाहित धारा और उसके ईएमएफ के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी सेल है उसमें जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, उस सेल में प्रवाहित धारा और उस सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कि कार्य को मैं लिख देता हूं W बराबर प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कितना आवेश प्रवाहित किया जा रहा है और कितने कूलाम। ठीक है, तो प्रवाहित आवेश यानी यहां पर NF, NF का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर F होता है फेराडे। F क्या होता है, फेराडे। F का मतलब होता है फेराडे और जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। F का मतलब क्या है, यहां पर फेराडे है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500 होती है। और साथ में क्या है, देखिए ईएमएफ जिसे अपन लिख सकते हैं ई सेल। ईएमएफ को अपन क्या लिख सकते हैं, ई सेल। तो किसी भी सेल में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, उस सेल में प्रवाहित धारा और ईएमएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई भी जो सेल है उसमें किया गया प्रभावी जो कार्य होता है, उपयोगी जो कार्य, किसी सेल में किया गया उपयोगी कार्य क्या होता है, गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। किसी भी सेल में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेल में किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। यानी मैं लिख सकता हूं W बराबर डेल जी। W बराबर क्या लिख सकता हूं, डेल जी। यानी किसी भी सेल में किया गया कार्य गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेल में किया गया उपयोगी कार्य क्या होगा, गिब्स ऊर्जा के बराबर होगा। एक बार पुनः बता देता हूं, सेल में जो कार्य होगा क्या होगा, सेल में किया गया कार्य प्रवाहित धारा और उस सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी सेल में किया गया कार्य उस सेल में प्रवाहित धारा और उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो मैं कार्य यानी वर्क W लिख रहा हूं और प्रवाहित धारा का मतलब यहां पर N क्या हो जाएगा, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और F यानी फेराडे कूलाम में जो अपन आवेश मापते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500। और ईएमएफ को अपन क्या लिखते हैं, ई सेल लिखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया किसी सेल में किया गया कार्य। और किसी सेल में किया गया उपयोगी कार्य जो होता है वो गिब्स ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी सेल में किया गया कार्य क्या होता है, गिब्स ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं इस W की जगह पे क्या लिख देता हूं, ये गिब्स ऊर्जा यानी डेल जी बराबर
क्या लिख दूंगा, NFE सेल। क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, NFE सेल। क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, NFE सेल। तो अब इसको अपन थोड़ा देख लेते हैं, इसको अपन थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखो क्या होता है। यदि देखिएगा, इसको एक बार मैं इस समीकरण को पुनः यहां लिख देता हूं, डेल जी बराबर क्या होता है, NFE सेल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट बराबर NFE नॉट सेल। मानक परिस्थितियों में अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, NFE नॉट सेल। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहां पर, यदि केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि अगर ई सेल, देखिए यदि ई सेल अगर क्या हो, धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, चलो उसको अपन छोड़ते एक बार, इतना अपन गहराई में नहीं जाते, अपन अपने 12th क्लास के हिसाब से करते हैं, है ना। अपन बात करते हैं डेनियल सेल के लिए, जितना अपने कोर्स में है, ज्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं ले जाऊंगा। डेनियल सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, स्वतः होती है। डेनियल सेल में जो अभिक्रिया होती है कैसी होती है, स्वतः होती है। और स्वतः अभिक्रियाओं के लिए जो डेल जी का जो मान है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहां अपन लिख सकते हैं डेनियल सेल के लिए डेल जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट सेल। डेनियल सेल जो होता है, डेनियल सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, स्वतः होती है। और ध्यान रख लेना, यदि कोई अभिक्रिया क्या होती है, स्वतः होती है, तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी यानी गिब्स ऊर्जा का जो मान है क्या होता है, स्वतः होता है। यहां पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, यदि डेल जी का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी। क्या होगी, स्वतः। यदि डेल जी का मान क्या है, धनात्मक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, अस्वतः होगी। कैसी होगी, अस्वतः। और यदि डेल जी का मान क्या है, 0 है, तो अभिक्रिया किस अवस्था में होगी, साम्यावस्था में होगी। अभिक्रिया किस अवस्था में होगी, साम्यावस्था में होगी। यदि गिब्स ऊर्जा का मान कैसा है, ऋणात्मक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी। यदि गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, अस्वतः होगी। और यदि गिब्स ऊर्जा का मान क्या है, 0 है, तो अभिक्रिया किस अवस्था में होगी, साम्यावस्था में होगी। यदि गिब्स ऊर्जा का मान कितना है, 0 है, डेल जी अगर क्या है, 0 है, तो अभिक्रिया क्या होगी, साम्यावस्था में होगी। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं डेनियल सेल को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो डेनियल सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, स्वतः होती है। तो गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं नैनसड समीकरण को लेकर। इससे पहले चलो इसको अपन गिब्स ऊर्जा के ऊपर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, किसी भी सेल के लिए अगर आपको गिब्स ऊर्जा का मान पूछा जाता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए। कोई भी सेल आपको दे दिया जाए और उसके लिए अगर आपको गिब्स ऊर्जा का मान पूछ लिया जाए, मान लिए आपको पूछ लिया जाए कि डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए गिब्स ऊर्जा का मान परिकलित कीजिए या गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। डेनियल सेल के लिए गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अपन जानते हैं डेनियल सेल क्या होता है, Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2 और Cu। डेनियल सेल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डेनियल सेल यही होता है, Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2 Cu। और अपन जानते हैं डेनियल सेल जो होता है, डेनियल सेल के लिए ध्यान दीजिएगा, ई सेल, डेनियल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। ये भी मान फिक्स है। डेनियल सेल के लिए जो ई सेल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.1 वोल्ट। और आपसे पूछा है डेनियल सेल के लिए गिब्स ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने देखा था डेनियल सेल के लिए गिब्स ऊर्जा डेल जी बराबर क्या था, माइनस NF ई सेल। ठीक है, एन यहां पर क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अपन जानते हैं
कि जो डेनियल सेल है उसके अंदर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल जी बराबर माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा 2 इंटू फेराडे का मतलब क्या हो जाएगा आपके 96,500 96,500 और यहां पर ई सेल के मतलब कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा डेनियल सेल के लिए क्या जाएगा गिब्स ऊर्जा का मान जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन किसी भी सेल के लिए गिब्स ऊर्जा का मान परिकलित कर सकते हैं। कोई भी सेल हो उसके लिए अपन क्या निकाल सकते हैं? गिब्स ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से जैसे डेनियल सेल है तो डेनियल सेल के लिए क्या होता है इस सेल की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.1 वोल्ट। अगर परीक्षा में अगर किसी दूसरे सेल के लिए अगर कोई प्रश्न आएगा तो ये ई सेल की वैल्यू जो है ये प्रश्न में आपको दी होगी। अगर कोई भी दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या होगी आपको प्रश्न के अंदर दी होगी, लेकिन जो डेनियल सेल होता है इसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है 1 वोल्ट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है यानी गिब्स ऊर्जा का सूत्र क्या होता है डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल और एन यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर दिया जाएगा 2 और फेराडे की वैल्यू कितनी होती है 96,500 होती है इनटू ई सेल यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या जाएगा गिब्स ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं गिब्स ऊर्जा के लिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नैनसेट समीकरण की तरफ। एक जैसे मान लो आपको कोई सेल दे दिया जाए, मान लो कि अपने को एक सेल दिया हुआ है Zn से Zn+2 और Ag+ से क्या दे रखा है Ag दे रखा है। ठीक है, और ये अपने को क्या करना है इसका अपने को क्या पूछा है गिब्स ऊर्जा का मान अपने को निकालना है। आपको इसका ई सेल नहीं दे रखा है लेकिन इसके लिए आपको दे रखा है कि Zn+2 ये वैल्यू आपको दे रखी है मान लो 1.1 वोल्ट। कितनी दे रखी है मान लेते हैं कोई मैं वैल्यू अपने हिसाब से रख रहा हूं, आप ये नहीं मत कहना कि सर जिंक की वैल्यू आपने ज्यादा रख दी कम रख दी, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूं इसको। ठीक है, और दूसरी आपको दे रखी है जैसे मान लो Ag से Ag+ ये वैल्यू आपको दे रखी है मान लो ये भी अपन मान लेते हैं 1.1 वोल्ट। ये भी आपको कितनी दे रखी है 1.1 वोल्ट आपको दे रखी है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए गिब्स ऊर्जा का सूत्र देखते हैं अपन डेल जी बराबर क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल। आप चाहो तो माइनस का चिन्ह हटा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है गिब्स ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा यहां पर कि यहां आपको क्या चाहिए एक तो एन चाहिए और एक क्या चाहिए ई सेल चाहिए। एफ की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है 96,500, एफ की वैल्यू क्या होती है 96,500 होती है। तो अब अपने को ई सेल चाहिए, तो ई सेल कैसे निकालते हैं अपन ई सेल बराबर अपन ने पिछली क्लास में देखा था ई सेल बराबर क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड ये अपन ने देखा था। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड कौन सा है तो ये आपका क्या है कैथोड और इधर क्या होता है एनोड होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये तो आपके क्या हो गया एनोड और ये क्या हो गया कैथोड। लेकिन मैंने बताया था अगर आपको ई सेल निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो ई सेल निकालना हो तो आपको क्या चाहिए मानक अपचयन विभव चाहिए। क्या चाहिए मानक अपचयन विभव ई सेल निकालने के लिए। यहां अगर हम बात करें तो जिंक से ये क्या हो रहा है जिंक+2 हो रहा है और Ag से ये क्या हो रहा है Ag+ हो रहा है। यानी यहां पर क्या हो रहा है जिंक से जिंक+2 यानी ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये जो विभव आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ऑक्सीकरण विभव। और यहां पे भी देख सकते हो आप Ag से क्या हो रहा है Ag+ हो रहा है, Ag से क्या हो रहा है Ag+। इसका मतलब यहां पे भी आपको ये क्या दिया हुआ है ऑक्सीकरण विभव यानी ये आपको SO3 दिया हुआ है और ये भी क्या दिया हुआ है SO3 दिया हुआ है। जबकि आपको क्या चाहिए SRP यानी मानक अपचयन विभव चाहिए। क्या चाहिए मानक अपचयन विभव। तो मैंने बताया था कि कोई भी सेल है उसके लिए मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सेम होती है समान होती है। अगर किसी सेल का मानक ऑक्सीकरण विभव
धनात्मक है तो उसी सेल के लिए मानक अपचयन विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां आपको दे रखा है मानक ऑक्सीकरण विभव, तो अपने को अगर इसका मानक अपचयन विभव चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका चिन्ह परिवर्तित कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1.1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, -1.1 वोल्ट। और इसका भी मैं चिन्ह क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, -1.1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1.1 वोल्ट। अब मैं इन दोनों की वैल्यू को यहां रख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, -1.1 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा, 1.1 वोल्ट। ठीक है, क्या करेंगे अपन, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ये -1.1 प्लस क्या हो जाएगा, 1.1। इसको यहां से आप क्या निकाल लोगे, इस सेल क्या जाएगा, यहां रखोगे और क्या करोगे, यहां पर अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा सा तरीका बता देता हूं, आपको डायरेक्ट अभिक्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो अभिक्रिया लिखना भी चाहो तो क्या लिखेंगे, देखो अपन Zn से क्या बन रहा है, Zn +2 और क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार से क्या बन रहा है, ये Ag प्लस से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। क्या बन रहा है, Ag। इसका मतलब यहां पर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपने को क्या करना है, कल भी मैंने बताया था अभिक्रिया संतुलित करने का तरीका, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करने के लिए इसको क्या कर दूंगा मैं, यहां इसको तो मैं कर देता हूं 2 से गुणा कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं 1 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो क्या बचेगा, इधर ऊपर देखो Zn प्लस, अब ये क्या बचेगा, 2Ag प्लस, क्या बचेगा, 2Ag प्लस। और इधर क्या बच जाएगा आपके, Zn +2 और प्लस क्या हो जाएगा, 2Ag। इस प्रकार से ये है ना। तो ये एक नेट अभिक्रिया जो है अपन ने कल देखा था किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेट सेल अभिक्रिया हो जाएगी। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर ये आपके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और m कितना आ जाएगा, 96,500। तो इस प्रकार से कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है, तो आपको क्या निकालना हो, ई सेल निकालना हो तो ई सेल इस प्रकार से आपको प्रश्न के अंदर वैल्यू दी होगी और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद ई सेल की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ई सेल ज्ञात करने के लिए आपको क्या काम में लेना है, मानक अपचयन विभव जो है आपको काम में लेना है। मानक ऑक्सीकरण विभव द्वारा अगर हम ई सेल ज्ञात करते हैं तो वो जो है प्रश्न अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो कोई से भी मैंने एक काल्पनिक प्रश्न दिया है, इसकी वैल्यू पे आप ध्यान ना दे, वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ भी दी हो सकती है। अगर मान लो आपको सर ये तो आपका 0 आ गया, तो कुछ भी आ गया, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। मैंने एक काल्पनिक प्रश्न दिया है, एक काल्पनिक प्रश्न दिया है कि कोई भी जैसे आपको अगर वैल्यू दी होगी तो यहां से आप सोल्व कर सकते हो और इस प्रकार से आप ई सेल निकाल सकते हो। ई सेल कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले भी बताया था। और यदि आपको किसी सेल की गिब्स ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है तो गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला यह सीधा सा होता है। और ई सेल या तो परीक्षा के अंदर दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको इस प्रकार की वैल्यू दी होगी और इस प्रकार की वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, ई सेल निकाल सकते हो। बस मुख्य बात जो ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, ऑक्सीकरण को अगर दे रखा हो तो उसको किस में बदलना है, अपचयन विभव में बदलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किसी भी सेल की क्या याद कर सकते हैं, गिब्स ऊर्जा जो है वो परिकलित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेल्सन समीकरण के लिए। देखो नेल्सन समीकरण क्या होता है कि कोई भी जो सेल है ई सेल, उस ई सेल के ऊपर सांद्रता और ताप के प्रभाव को दर्शाता है। नेल्सन समीकरण जो है किसी भी सेल के ऊपर ताप और सांद्रता के प्रभाव को दर्शाता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं नेल्सन समीकरण। इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इसको आप, नेल्सन समीकरण क्या होता है इसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए मान लो कि कोई मैं काल्पनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे ये कोई मैं काल्पनिक अभिक्रिया लिखता हूं, ये मैंने एक अभिक्रिया लिख दी। अगर मैं बात करता हूं इस सेल की, इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं कहता हूं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, तो क्या होता है आपने पढ़ा होगा 11वीं के अंदर, के बराबर ऊपर क्या जाएगा आपका उत्पाद की सांद्रता यानी
सी की पावर क्या हो जाएगी, सी ये पावर में जाएगा, और डी की पावर क्या हो जाएगी, ये डी। और उसी प्रकार से जैसे ए की है तो ए की पावर क्या हो जाएगी, ये स्मॉल ए, और बी की पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल बी। ठीक है, ये क्या होता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से जो है आपने 11वीं के अंदर पढ़ा होगा, उत्पाद की सांद्रता बटेवा अभिकारक की सांद्रता, उसके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक लिखा होता है, संख्या जो लिखी होती है, वो क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है। अब हम बात करते हैं कोई भी जो सेल होता है उसकी जो गिब्स ऊर्जा है और सेल का जो विद्युत वाहक बल है, उनके मध्य क्या संबंध होता है, सेल की जो गिब्स ऊर्जा है और सेल के विद्युत वाहक बल के मध्य क्या संबंध होता है, इसको लेकर हम बात करते हैं। ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, आगे हम इसकी अपने को आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी इसको हम कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यानी कोई भी जो विक्रिया है उसका समय स्थिरांक अपन निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटेवा अभिकारक की सांद्रता। ये अपन देखते हैं, इसकी अपने को आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इसको देखो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि जगह कम, इसलिए मैंने पहले बोर्ड को साफ कर दिया है। तो क्या है, के सी बराबर क्या है, देखिए सी की पावर सी और डी की पावर क्या हो जाएगी, डी, और नीचे क्या जाएगा, ए की पावर ए हो जाएगा और बी की पावर क्या हो जाएगी, बी। क्लियर। अब देखो क्या होता है कि एक समीकरण होता है, सेल की गिब्स ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल के बीच में जो संबंध होता है वो होता है डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई के। ये एक वैल्यू होती है, एक समीकरण होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और अपन जानते हैं, देखिए इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1 देता हूं। अपन जानते हैं डेल जी बराबर, समझिएगा, डेल जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। डेल जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। तो इसकी वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल जी की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एन एफ ई सेल बराबर इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। क्या हो जाएगा, ई नोट सेल प्लस क्या हो जाएगा, आर टी लॉग ई के सी, या फिर के लिख सकते हो आप। ठीक है, के लिखा हुआ है, कुछ किताबों में आपके यहाँ पर के सी लिखा हुआ है, कुछ में के लिखा हुआ है, जो भी आपकी बुक के अंदर है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, एनएफ का भाग देता हूं। तो एनएफ का भाग देने पर, एनएफ का भाग देने पर, तो एनएफ का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस एन एफ अपॉन क्या जाएगा, एन एफ माइनस एन एफ ई सेल, और नीचे क्या हो जाएगा, एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल अपॉन नीचे क्या जाएगा, एन एफ प्लस आर टी, नीचे क्या जाएगा, एन एफ, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ई के सी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये एन एफ से क्या हो जाएगा, एन एफ कैंसिल, यहां पे भी एन एफ से क्या हो जाएगा, एन एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखिएगा, यहां से क्या आएगा, माइनस ई सेल, यहां से क्या आएगा आपके, माइनस ई सेल बराबर, और यहां से क्या आ रहा है, देखो माइनस ई नोट सेल, क्या आएगा, माइनस ई नोट सेल, और क्या है ये प्लस, ऊपर क्या है आपके आर टी अपॉन नीचे क्या है, एन एफ, ये क्या हो जाएगा, लॉग ई के सी। ठीक है, तो ये समीकरण आपके पास निकल के आती है। मैं क्या करता हूं, इनके चिन्ह बदल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ये ई नोट सेल, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एन एफ लॉग ई के सी। क्या हो जाएगा, लॉग ई के सी। मैं क्या करता हूं, लॉग ई को किसमें बदलता हूं, लॉग 10 में बदलता हूं। तो लॉग ई को किसमें बदलते हैं, लॉग 10 में बदलने पर, लॉग ई को लॉग 10 में बदलने पर, जब भी अपन क्या करते हैं, लॉग ई को लॉग 10 में बदलते हैं, तो अपन क्या करते हैं, 2.303 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, एन एफ, और ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 के सी।
क्लियर। तो देखो ये एक आपकी क्या हो गई, नेनसेट समीकरण हो गई। क्या हो गई, नेनसेट समीकरण। कैसे आती है, सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये आपकी वैल्यू है, अब इसको अपन आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। यह भी समीकरण है, यहां तक भी आप सोल्व कर सकते हो। ये भी क्या कहलाएगी, नेनसेट समीकरण ही कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, नेनसेट समीकरण ही कहलाएगी। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो मैं क्या करता हूं, ये समीकरण एक से किसकी वैल्यू रख सकता हूं, केसी का मान रख सकता हूं। देखिए ये केसी की वैल्यू ये रही, तो समीकरण एक से मैं क्या कर सकता हूं, केसी की वैल्यू रख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको अपन आगे और सोल्व कर सकते हैं। ई सेल बराबर ई नोट सेल -2.303 RT NF log E। अब देखिएगा क्या आएगा ऊपर, इधर क्या जाएगा, C की पावर C और D की पावर क्या हो जाएगी D, और नीचे क्या जाएगा A की पावर A और B की पावर क्या हो जाएगा B। तो यहां से भी हम इसको और सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये भी एक देखो क्या है, नेनसेट समीकरण। ये भी सही है, ये भी सही है। यहां मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। यहां पर देखो ये जो केसी है, केसी की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। इसको मैंने क्या कर दिया, यहां पर केसी की वैल्यू पुट कर दी यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि कौन कौन सी चीज यहां पर दे रखा है। अगर हम बात करते हैं यहां पर ई सेल, एक बार जगह कम पड़ रही है, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया, चलो थोड़ी जगह कम पड़ रही थी इसलिए इसको अपन, तो ये हो गई आपकी नेनसेट समीकरण। क्या हो गई, नेनसेट समीकरण। इसको अपन और इजी कर सकते हैं। देखिए यहां पर कौन कौन सी क्या चीज है, देखिए यहां पर क्या है, एक तो ई सेल। ई सेल क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, या ये क्या है, मानक सॉरी विद्युत वाहक बल। सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल। और क्या है यहां पर ई नोट सेल, ये क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है। और क्या दे रखा है यहां पर, एन। एन क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ यहां पर क्या है, एफ फेराडे। एफ क्या है यहां पर, फेराडे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम। आर यहां पर क्या है, गैस नियतांक, और यहां आप आर की वैल्यू लोगे 8.314 जूल प्रति मोल। कई जगह पर आपको लिखा है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। और टी यहां पर क्या है, टी यहां पर है तापमान, और तापमान आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो ये चीजें आपको दे रखी है। ठीक है। अब देखिएगा अपन क्या करते हैं, बात करते हैं मानक परिस्थितियों में। किसमें बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी नेनसेट समीकरण है। अगर यहां तक भी अगर मान लो आ जाता है कि नेनसेट समीकरण उत्पन्न कीजिए, यहां तक भी आप करते हो, या लोग केसी तक भी करते हो, तो भी वो सही मानी जाएगी। लोग केसी तक भी अगर आप करते हो तो उसको सही माना जाएगा। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं मानक परिस्थितियों में। जब भी हम मानक परिस्थितियों में बात करते हैं, मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में, अगर मानक परिस्थिति में बात करेंगे तो जो टेम्परेचर है, जब भी मानक परिस्थिति की बात की जाएगी, टेम्परेचर अपन कितना लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना लेंगे, टेम्परेचर जो हम पर लेंगे वो कितना लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन मानक परिस्थितियों में। देखिए क्या हो जाएगा, ये ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 इंटू आर। आर कितना हो जाएगा, देखो 8.314 इंटू टी कितना हो जाएगा 298। और नीचे देखिए एन। एन देखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, अलग अलग होगा। तो एन की वैल्यू तो क्या होती रहती, चेंज होती रहेगी। लेकिन जो एफ यानी जो फेराडे जो है, फेराडे की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो एन इंटू फेराडे कितना होता है, 96,500। और यहां पर क्या हो जाएगा, log 10। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहां पर कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं सीधा लिख रहा हूं वापस कैसे।
ठीक है, इसको मैंने वापस क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया। अगर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन क्या आ जाएगा, एन क्या हो जाएगा, ये log 10 केसी, क्या हो जाएगा, log 10 केसी। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गई, ये भी एक नेंसर समीकरण है, ये भी क्या है, नेंसर समीकरण। मैंने इनको अलग अलग तरीके से आपको सोल्व करके बता दिया, जो आपको पसंद है, जहां तक आप कर सकते हो वहां तक आप कर सकते हो। अब देखिएगा, ये एक एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इसको हम थोड़ा राउंड फिगर में करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस, इसको लिख देता हूं मैं राउंड फिगर में करके 0.06, क्योंकि ये ना 0.059 यानी लगभग 6 हो गया, ये तो 0.06 और नीचे क्या जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा log 10 kc। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप चाहो तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, ताकि थोड़ी कोई भी अगर आप सोल्व करेंगे तो 0.06 को सोल्व करने में थोड़ी क्या रहेगी, अपने को आसानी रहेगी, बजाय किसके 0.059 की तुलना में इसको सोल्व करना अपने लिए थोड़ा क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो ये भी एक नेंसर समीकरण है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कई बार जो है इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कर लिया, चलो अब हम देखते हैं इसमें जो प्रश्न जो है वो अपने से किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। कोई भी जैसे अगर मान लो प्रश्न जो है आपको नेंसर समीकरण से सोल्व करना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें पहले तो अपने को क्या लिखना होता है, उसका जो नेंसर समीकरण होता है वो लिखना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो उस समीकरण को अपने को लिखना होगा, अब हम देखते हैं कि जो नेंसर समीकरण है उसकी सहायता से अपन कोई भी अर्ध सेल है उसका विभव जो है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में मुख्य मुख्य बिंदु की हम बात कर लेते हैं। बाकी अनुप्रयोगों की अगर थ्योरी की बात करें तो अनुप्रयोग की जो थ्योरी है वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। इसके जो अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, पहला अनुप्रयोग कि कोई भी सेल है उसका जो अर्ध विभव है वो उसे अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अर्ध सेल का विभव जो है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक कोई अभिक्रिया दे रखी है आपको m+n, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बना देता है, m बना देता है, क्या बना देता है, m बनाता है। इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, नेंसर समीकरण लिखते हैं। तो किस प्रकार से अपन नेंसर समीकरण लिख सकते हैं, देखिएगा ई सेल की जगह मैं क्या लिख दूंगा, m+n से क्या बन रहा है, m बन रहा है, बराबर ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, m+n से क्या बन रहा है, m बन रहा है, माइनस क्या था 0.0591, 0.0591, या आप इसको क्या लिख सकते हो 0.6 भी लिख सकते हो, और नीचे क्या जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, और क्या हो जाएगा log 10, ऊपर क्या आएगा उत्पाद यानी क्या जाएगा m, और नीचे क्या जाएगा अभिकारक यानी क्या जाएगा m+n, क्या जाएगा m+n। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर साम्य अवस्था में कि जब भी अपन किसी भी सेल या किसी भी पदार्थ का क्या लिखते हैं, केसी लिखते हैं, तो वहां पर या तो अपन लेते हैं गैस या फिर क्या लेते हैं एक्वस में लेते हैं। ठोसों की सांद्रता को वहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है, ठोसों की सांद्रता को क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है। तो यहाँ पर ये देखो आयन, आयन हमेशा किस अवस्था में होंगे, एक्वस में होंगे, जबकि ठोसों की सांद्रता क्या मानी जाती है, इकाई मानी जाती है। तो फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठोसों की सांद्रता जो है, ठोसों की सांद्रता क्या मानी जाती है, इकाई मानी जाती है, ठोसों की सांद्रता इकाई मानी जाती है। ठोसों की सांद्रता को अपन नहीं लेते हैं, ठोसों की सांद्रता को क्या मानते हैं, इकाई मानते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका ई m+n m, वो ये ई सेल ही है, बस मैंने यहां पर इसको सेल के रूप में लिख लिया, बाकी ये क्या है, ई सेल ही है। ई नॉट m+n m माइनस 0.0591 अपन नीचे क्या जाएगा n, और क्या हो जाएगा log 10 1/m+n, ठीक है। तो ये किसी भी सेल का जो है
अर्ध सेल का विभव अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोड के लिए। अगर मान लो कि कैथोड दे रखा तो कैथोड के लिए हो जाएगा, एनोड दे रखा हो तो एनोड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सेल का या किसी भी अर्ध सेल का विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? नेल्सन समीकरण की सहायता से। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं किसी भी अर्ध सेल का विभव नेल्सन समीकरण की सहायता से ज्ञात करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि साम्य स्थिरांक की गणना करना। नेल्सन समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक की गणना हम कैसे कर सकते हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, नेल्सन समीकरण के द्वारा साम्य स्थिरांक की गणना अपन कैसे कर सकते हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। यहां पर मैं जो अभिक्रिया लिख रहा हूं एक डेनियल सेल की अभिक्रिया लिख रहा हूं, और अपन जानते हैं डेनियल सेल की अभिक्रिया क्या होती है? Zn प्लस Cu+2, और ये क्या बनता है? Zn+2 और Cu। ये क्या होती है? डेनियल सेल की क्या होती है? अभिक्रिया होती है, और इसको लेकर अपन चल रहे हैं। अपने को क्या ज्ञात करना है? साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन नीचे क्या जाएगा? एन, और ये क्या हो जाएगा? log 10। ऊपर क्या आएगा? उत्पाद की सांद्रता, और नीचे क्या आएगा? अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद क्या है? देखो यहां पर Zn+2 और क्या है? Cu। क्या है? Cu। और नीचे क्या आ जाएगा? आपके अभिकारक में क्या आ जाएगा? Zn और क्या हो जाएगा? Cu+2। लेकिन अपन जानते हैं जो ठोस होता है, ठोसों की सांद्रता क्या लेते हैं अपन? इकाई लेते हैं। तो इनको अपन क्या करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जिंक भी धातु की एक छड़ है, ठोस है। कॉपर भी एक धातु की छड़ है, क्या है? ठोस है। तो ठोसों की सांद्रता इकाई मानी जाती है। या अपन यूं सकते हैं जब अपन केसी की वैल्यू लिखते हैं तो ठोसों को अपन नहीं लिखते हैं। जब भी केसी लिखा जाएगा किसका लिखा जाएगा? या तो किसी जलीय विलयन का लिखा जाएगा, या फिर क्या लिखा जाएगा? किसी गैस का लिखा जाएगा। ठोस का केसी नहीं लिखा जाता है। तो आप चाहो तो यहां से इसको डायरेक्ट भी हटा सकते हो, या फिर मैं इसको अगली स्टेप में मैं क्या कर देता हूं? इसको हटा देता हूं। क्या हो जाएगा? ये ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 क्या हो जाएगा? नीचे n, और क्या हो जाएगा? log 10। ऊपर क्या जाएगा आपका? Zn+2, और नीचे क्या जाएगा? Cu+2। ठीक है, अपन जानते देखो कि जो ई सेल होता है साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर जो है ई सेल बराबर क्या होता है? 0 होता है। साम्यावस्था पर ई सेल क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर क्या हो जाएगा? ई सेल माइनस 0.0591 n। अब देखो यहां पर n की बात कर रहा हूं, तो आप चाहो तो अगर डेनियल सेल की अगर अपन बात करेंगे प्रॉपर, अगर आपको कहा जाए कि डेनियल सेल के लिए केसी का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां पर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2। या मैं n इसलिए लिख रहा हूं कि मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने n नहीं लिखा, क्योंकि n का मान अभिक्रिया के अनुसार क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया? केवल n लिखा। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम n की बात करते हैं तो इस अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहां पर 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है? log 10 क्या है? ऊपर Zn+2 और नीचे क्या आ रहा है? Cu+2 आ रहा है। क्या आ रहा है? Cu+2। अगर मैं इसको इधर ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा आपका? ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0.0591, और नीचे क्या जाएगा? n, और ये क्या हो जाएगा? log 10 Zn+2 और Cu+2। अब देखो ये क्या है? उत्पाद की सांद्रता बटेवा अभिकारक की सांद्रता, यानी Zn+2 अपॉन Cu+2। ये क्या होता है? केसी। क्या होता है? केसी साम्य स्थिरांक। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? केसी लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन क्या जाएगा? n, और क्या हो जाएगा? log 10 केसी। आपको क्या ज्ञात करना है? साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो यानी क्या हो जाएगा? केसी बराबर log केसी बराबर क्या हो जाएगा? log 10 केसी बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऊपर क्या जाएगा? 0.0591, माफ कीजिएगा, ऊपर कितना जाएगा? n इंटू क्या हो जाएगा? ई सेल
और नीचे क्या जाएगा आपका 0.0591। तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है इस प्रकार से। किसी भी सेल का अपन क्या कर सकते हैं, नैनसड समीकरण की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपन के नैनसड समीकरण की सहायता से किसी सेल का साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हो। अब देखिएगा, यदि यहां पर अगर केवल अपन डेनियल सेल लेते हैं, तो डेनियल सेल में अपन जानते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो अगर डेनियल सेल के लिए अगर अपने को साम्य स्थिरांक निकला हो, तो यहां पर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और डेनियल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 होती है। तो यहां पे भी लिख देता हूं मैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखिए, अगर डेनियल सेल के लिए लिखना हो मुझे, प्रॉपर डेनियल सेल के लिए, तो डेनियल सेल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए log 10 Kc बराबर डेनियल सेल में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी n कितना होता है, 2 होता है, इनटू, और डेनियल सेल के लिए ई सेल या ई नोट सेल, सॉरी ई नोट सेल कितना होता है, 1.1 वोल्ट, कितना होता है 1.1 वोल्ट, और नीचे क्या जाएगा 0.0591। तो ये डेनियल सेल के लिए क्या हो जाएगा, साम्य स्थिरांक के लिए अपन लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेनियल सेल के लिए नैनसड समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, डेनियल सेल के लिए नैनसड समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो उसको हम करके देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल के लिए नैनसड समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डेनियल सेल के लिए नैनसड समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, डेनियल सेल के लिए नैनसड समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो किस प्रकार से डेनियल सेल के लिए अपन नैनसड समीकरण व्युत्पन्न कर सकते हैं, देखिएगा डेनियल सेल में क्या क्या अभिक्रिया होती है, देखिएगा एक तो अपन बात करते हैं कैथोड पर, उसमें क्या होता है डेनियल सेल में Cu+2, और ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, Cu बनाता है, क्या बनाता है, Cu बनाता है। और दूसरा अपन बात करते हैं एनोड की, तो एनोड पर क्या होता है बताओ, एनोड पर क्या होता है Zn, ये क्या करता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, क्या बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये अपन जो है इसके लिए बात कर चुके हैं डेनियल सेल के लिए। अब मैं क्या करता हूं, इनका अर्ध विभव लिखता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कैथोड के लिए, तो कैथोड के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा Cu+2 Cu बराबर E नोट Cu+2, और क्या हो जाएगा Cu माइनस 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, और क्या हो जाएगा log 10, क्या आएगा ऊपर देखो, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। लेकिन मैंने बताया था उत्पाद को, यानी अगर ये ठोस है तो ठोस को हम नहीं लिखेंगे, यानी यहां पर आएगा उत्पाद की सांद्रता यानी Cu अपॉन क्या जाएगा नीचे Cu+2। लेकिन मैंने बताया था आपको कि ठोस है, ठोस को नहीं लिखा जाता है, इसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है, ठोस की जो सांद्रता है वो इकाई मानते हैं, तो हम यहां पर इसको नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/Cu+2। तो ये किसके लिए हो गया, कैथोड के लिए। इसको देता हूं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। उसी प्रकार से मैं एनोड के लिए लिखता हूं, एनोड के लिए क्या हो जाएगा, देखिए E क्या हो जाएगा Zn+2 बराबर क्या हो जाएगा, ये E नोट क्या हो जाएगा Zn से क्या हो रहा है Zn+2 माइनस 0.0591 अपॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है रे 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, और क्या हो जाएगा log 10 1 अपॉन क्या जाएगा आपका Zn+2। इसको जरा देता हूं समीकरण नंबर 2। अपन बात कर रहे हैं डेनियल सेल के लिए नैनसड समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, और वही यहां पर अपन कर रहे हैं, डेनियल सेल के लिए नैनसड समीकरण व्युत्पन्न करना। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या होगा, देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को अगर अपन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इधर E क्या हो जाएगा Cu+2 Cu माइनस क्या हो जाएगा E Zn+2
जेड एन बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट, यहां से ई नोट सी यू प्लस टू सी यू माइनस क्या हो जाएगा, ई नोट क्या हो जाएगा, ये जेड एन से क्या हो रहा है, जेड एन प्लस टू। ठीक है, अब देखिएगा ये यहां पर क्या है आपका माइनस, यहां से क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन क्या हो जाएगा 2, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा आपके, देखिए log 10 1 अपॉन सी यू प्लस टू और माइनस log 10 1 अपॉन क्या हो जाएगा जेड एन प्लस टू। क्लियर, तो यहां तक कोई दिक्कत। अब देखते हैं अपन, यहां पर ये क्या है कैथोड और यहां पर ये क्या है एनोड, यानी कैथोड माइनस एनोड, ध्यान दीजिएगा ये यहां पर क्या देखो कैथोड है और ये क्या है एनोड, यानी कैथोड माइनस एनोड क्या होता है, अपन जानते हैं कैथोड माइनस एनोड क्या होता है, ई सेल होता है। कैथोड माइनस एनोड क्या होता है, ई सेल बराबर यहां पर ये क्या आ जाएगा ई नोट सेल, क्योंकि यहां पर भी ये क्या कैथोड माइनस एनोड क्या हो जाएगा ई नोट सेल, माइनस ये क्या है 0.0591 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहां पर क्या होगा अपन जानते देखो log a माइनस log b, तो क्या होता है ये log a अपॉन b होता है, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, तो ये क्या हो जाएगा log 10 ऊपर क्या जाएगा 1 अपॉन सी यू प्लस और नीचे क्या जाएगा 1 अपॉन जेड एन प्लस टू, क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड एन प्लस टू। ठीक है, तो एक तो अपन इसको भी लिख सकते हैं और इसको अपन आगे के सोल्व करके देखते हैं यहां पर, तो ये किस प्रकार से अपने को प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0591 अपॉन नीचे क्या है ये 2 है, और ये क्या हो जाएगा log 10 ऊपर क्या जाएगा आपका जेड एन प्लस टू और नीचे क्या जाएगा सी यू प्लस टू, क्या जाएगा सी यू प्लस टू। अब देखो जिंक यहां पर क्या है एनोड है और कॉपर यहां पर क्या है कैथोड है, तो देखो यहां तक अगर अपन सोल्व करते तो ये तो आ गया आपका नैनसट समीकरण आ गया किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, किसके लिए आ गया डेनियल सेल के लिए। नैनसट समीकरण अपन चाहते थे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन परीक्षा में कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि डेनियल सेल के लिए नैनसट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, तो नैनसट समीकरण व्युत्पन्न कैसे करेंगे वो अपन ने करके यहां पर देखा था। अब देखो यहां पर चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर क्या आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10, और यहां पर ये जिंक क्या है एनोड है, तो क्या हो जाएगा ये एनोड अपॉन नीचे क्या आ जाएगा कैथोड। तो इसको आप इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली डेनियल सेल के लिए नैनसट समीकरण जो है किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके संबंधित जो प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक प्रश्न जो है वो अपन नैनसट समीकरण का उपयोग करके देखते हैं। नैनसट समीकरण की सहायता से एक अपन प्रश्न करके देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट कर लीजिए। ले लिया, चलो अब देखिए अपन एक नैनसट समीकरण की सहायता से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फिर ये अपना आज का लेक्चर कंप्लीट है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक से जिंक प्लस टू, इसकी सांद्रता आपको दे रखी है m/10 और Ag प्लस m/100 Ag, ये आपको दे रखा है, और यहां पर आपको ई सेल या ई नोट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है इसी के अंदर, ई नोट सेल इसकी जो वैल्यू जो है ई नोट सेल की वैल्यू इस प्रश्न के अंदर आपको दी हुई है, मान लो 1 वोल्ट, कितनी है 1 वोल्ट, और आपसे पूछा है इस अभिक्रिया के लिए या इस सेल के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, ई सेल आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा ये आपको एक सेल दिया हुआ है और आपको इस सेल में ई नोट सेल की जो वैल्यू आपको दी हुई है 1 वोल्ट, और पूछा क्या है आपको ई सेल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसके लिए अपन नैनसट समीकरणों का उपयोग करेंगे। नैनसट समीकरण क्या होती है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06 अपॉन n और log 10
ऊपर क्या होता है एनोड और नीचे क्या आता है कैथोड। अभी अपन ने देखा था ये, ठीक है। तो ये अपने पास होता है। अब अपने को चाहिए, देखो यहां पर एनोड और कैथोड की वैल्यू अपने को देखनी है, क्या क्या अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं एक बार। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखने के लिए अपने को नेट सेल यानी पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखना आवश्यक होता है। और ये अभिक्रिया मैं बार बार दे रहा हूं और इसमें अपने को पता है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से अपन निकालते हैं। क्या है आपके पास, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक +2 बन रहा है। जिंक से क्या बन रहा है, जिंक +2 और यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आपसे क्या बन रहा है एजी, एजी प्लस से क्या बन रहा है, एजी बन रहा है। एजी प्लस से क्या बन रहा है, एजी, ठीक है। अब यहां अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको तो मैं क्या करूंगा 1 से गुणा कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा 2 से गुणा कर दूंगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए तो यहां पर क्या बचेगा आपका, ये जिंक प्लस ये क्या हो जाएगा 2Ag, क्या हो जाएगा 2Ag प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका Zn+2 और ये क्या हो जाएगा 2Ag, क्या हो जाएगा 2Ag। तो ये आ गई आपकी नेट सेल अभिक्रिया आ गई। क्या आ गई, नेट सेल अभिक्रिया आ गई। जिंक प्लस 2Ag प्लस क्या हो जाएगा, जिंक +2 प्लस 2Ag। अब इसको अपन इसके अंदर रख के देखते हैं। देखिएगा बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। ई सेल बराबर क्या है, ये ई नॉट सेल माइनस 0.06, ये 0.0591 होता है, लेकिन कैलकुलेशन में अपने को आसानी रहेगी इसलिए इसको मैंने राउंड फिगर में क्या लिख दिया 0.06। और n यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो यहां पर क्या जाएगा 2। यहां से अपन ने देखा था कि यहां से गुणा करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, गुणा करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं वही आपको लिखना है। गुणा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको लिखनी है। फिर क्या है, लोग क्या है 10, और ऊपर क्या आएगा एनोड। एनोड आपको क्या लेना है, देखो एनोड के रूप में आपको क्या लेना है, जिंक +2, क्या जाएगा जिंक +2, ये रहा ना, देखो जिंक +2 ये उत्पाद के रूप में है ना। और नीचे अभी और क्या जाएगा आपके अभिकारक क्या जाएगा, देखिए ये यहां पर आप चाहो तो इसको एनोड अपॉन कैथोड को मैंने बताया था, आप इसको क्या लिख सकते हो, उत्पाद बटेवा अभिकारक। क्या लिख सकते हो, उत्पाद बटेवा अभिकारक भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उत्पाद कौन सा है आपका, जिंक +2। उत्पाद कौन सा है, जिंक +2, जबकि अभिकारक क्या है 2Ag प्लस। अब 2 है तो ये क्या चला जाएगा, 2 क्या चला जाएगा, घात में चला जाएगा। तो ये क्या जाएगा आपका Ag प्लस, और 2 लिखा हुआ 2Ag, तो ये क्या लग जाएगी, इसकी पावर लग जाएगी, नहीं Ag प्लस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ag प्लस स्क्वायर। आगे अपन देखते हैं, इसको और सोल्व करते, देखिए ई सेल बराबर ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 1, कितनी दे रखी है 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 0.06 अपॉन क्या जाएगा 2 और log 10। अब देखिएगा जिंक +2, जिंक +2 आपको दे रखा है, देखो m/10, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 1/10। क्या लिख सकता हूं इसको 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10, और नीचे क्या जाएगा आपका 1/100, कि क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। इसको और अपन करते आगे, देखो ई सेल बराबर 1 माइनस 0.06 अपॉन 2 log 10, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 10 की घात -1, और नीचे क्या जाएगा, ये 10 की घात -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 10 की घात -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपन और सॉल्व करते देखिएगा, ई सेल बराबर 1 माइनस 0.06 अपॉन क्या हो जाएगा 2 और log 10। अब देखिएगा ये क्या हो गया 10 की घात -4, क्या हो गया 10 की घात -4, और ऊपर क्या है 10 की घात -1। तो 10 की घात -1 से 10 की घात -4 कट गया, तो नीचे कितना बच गया 10 की घात -3। नीचे कितना बचाएगा 10 की घात -3, यानी ये हो जाएगा 10 की घात -3। तो इसको अपन ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके घात किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा ये ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.06 अपॉन क्या हो जाएगा 2 और log 10, 10 की घात क्या आ जाएगी +3, 10 की घात क्या आ जाएगी +3। इसको अपन आगे लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आगे लेके आएंगे तो इधर लिख रहा हूं मैं ई सेल बराबर 1 माइनस 0.06 अपॉन 2, 0.06 अपॉन 2, और ये क्या जाएगा आपका
10 की घात किस में आ जाएगी, ये 3 इंटू क्या हो जाएगा ये, क्योंकि पावर आगे आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा 3, और log 10 बेस पे 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये जो पावर है, पावर तो क्या आ गई, आगे आ गई, बचा क्या पीछे, log 10 बेस पे 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा ई सेल बराबर 1 माइनस, इस पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.03 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये ई सेल बराबर माइनस 0.1, माफ कीजिएगा, ई सेल 1 माइनस क्या जाएगा ये 0.09, कितना आ जाएगा 0.09। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई सेल बराबर 0.091, 0.091। क्लियर। तो इस प्रकार से ये अपन क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 0.01 होगा, 0.91 इस प्रकार से, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखो ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, ये सेल आपको प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, और इस सेल का आपको ई नोट सेल भी दिया हुआ है, और पूछा क्या है आपको इसका ई सेल ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न आपको ये दिया हुआ है, ये प्रश्न है, उस प्रश्न में आपको ई सेल यानी ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है, और पूछा क्या है ई सेल। तो इसको अपन नेल्सन समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.06, ये कितना होता है 0.0591 होता है। राउंड फिगर में मैंने इसको क्या लिख दिया 0.06 है, और नीचे क्या जाएगा n log 10, ऊपर क्या आता है एनोड अपॉन कैथोड, क्या जाता है एनोड अपॉन कैथोड लिखो, या फिर मैंने बताया था उत्पाद बटेवा अभिकारक लिखो, एक ही बात है, एनोड अपॉन कैथोड या उत्पाद बटेवा अभिकारक, ठीक है। तो यहां पर अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो सेल आपको दे रखा है इसकी क्या लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। नेट सेल रिएक्शन यानी पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी होती है, और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या एग्जैक्ट संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को उस सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। और पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वही आपका क्या होगा n होगा। तो यहां मैंने ये पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी, और यहां पर मेरे पास जो n की जो वैल्यू आई, n बराबर कितना आया 2, n बराबर कितना आया 2। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2 आ गए। फिर अपन क्या लिखेंगे ऊपर उत्पाद बटेवा अभिकारक, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा उत्पाद में आपको क्या दिख रहा है, एजी भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है एजी, लेकिन मैंने बताया था जो ठोस है ठोस को हम नहीं लिखते। उसी प्रकार से अभिकारक में भी आपको क्या दिख रहा है, ये ठोस, तो इस ठोस को अपन नहीं लिखेंगे, तो अपन ऊपर तो क्या लिख देंगे उत्पाद में जिंक +2, और इधर देखो ये क्या है एजी, एजी यानी 2Ag है, तो जो 2 आगे लिखा हुआ है ये क्या चला जाएगा पावर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा Ag प्लस की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2। ई सेल अपन जानते हैं ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल यहां दे रखा देखो आपको 1, तो ई नॉट सेल की जगह मैंने क्या रख दिया 1 माइनस 0.06 अपॉन क्या हो जाएगा 2 log 10, और ये जिंक +2, जिंक +2 की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी देखो m/10, जिसे अपन क्या लिख दिया मैंने 1/10। उसी प्रकार से Ag प्लस की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है देखो m/100, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 1/100 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -1, और ये क्या हो जाएगा 10 की घात -2 की पावर क्या हो जाएगी 2, 10 की घात -2 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात -4, और ऊपर क्या है 10 की घात -1, तो ये कट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा 10 की घात -3 बचेगा, और इस 10 की घात -3 को अपन ऊपर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ई सेल बराबर 1 माइनस 0.06 अपॉन 2 log 10 बेस पे 10 की पावर 3, तो अपन जानते हैं अगर पावर होती है तो वो पावर क्या जाती है आगे आ जाती है। तो ये जो 3 है पावर में लिखे हुए हैं, ये 3 कहां आ जाएंगे आगे आ जाएंगे, यहां पर क्या आ गए आगे, तो यहां क्या बचेगा log 10 बेस पे 10 बचेगा, और log 10 बेस पे 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1। तो अपन जब इसका इसके अंदर भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा ई सेल 1 माइनस 0.03 आ जाएगा,
और इनटू क्या आ गया 3, तो इसको अपन गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई सेल बराबर 1 माइनस 0.09, और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ई सेल बराबर आ जाएगा अपना 0.91, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से नैनसन समीकरण को लेकर किस प्रकार के प्रश्न जो है हमसे पूछे जा सकते हैं वो अपन ने देखे हैं। बहुत इजी है, किसी प्रकार का कोई हार्ड नहीं है। किताब के पीछे जो प्रश्न आपको दे रखे, अगर आप उनको सोल्व करोगे तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी प्रकार का रॉकेट साइंस जो है इसके अंदर नहीं है। तो आज की कक्षा हम यहीं तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। कुछ ना कुछ तो, ये मैं मान के चलता हूं, कुछ ना कुछ तो आपने जरूर सीखा होगा और आप इसको सोल्व करके या इसको सीखकर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल के ऊपर, अडानिया एजुकेशन के ऊपर, आपको जो है निरंतर केमिस्ट्री और बायोलॉजी या साइंस के जो लेक्चर है मिलते रहेंगे। आगे भी हम कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं को संबंधित कुछ वीडियोज वगैरह लेकर आने वाले हैं, चाहे वो नीट हो या फिर रीट हो या जनरल साइंस की क्लासेज हो, अलग अलग प्रकार की कक्षाएं जो हम बहुत ही शीघ्र लेकर आने वाले हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।